हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी की स्थिति और संभावनाएं। हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्यालय हिंदी की भारत में क्या स्थिति है और आज के समय में कार्यालय हिंदी को लेकर क्या क्या संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत है। हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। 2 मिनट में टॉपिक कवर हो जाएगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, नहीं तो आपका फिर समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनेक उपबंधों द्वारा राजभाषा हिंदी को नियंत्रित करना है, यानी कि जो राजभाषा हिंदी है उसे बहुत सारे संवैधानिक प्रबंधों के द्वारा उपबंध लगाकर यानी कि कानून लगाकर हिंदी को नियंत्रित कर दिया गया, यानी कि हिंदी के ऊपर सीमाएं डाल दी गई हैं। फिर अगला पॉइंट है, अनेक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के चलते इसका प्रयोग क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया है। क्या कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी इच्छा शक्ति यानी कि उनमें इतनी इच्छा नहीं है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो मान्यता दिला सके, तो उसी इच्छा शक्ति के कम होने के कारण हिंदी जो है राजभाषा के रूप में नहीं आ पाई है। वर्तमान दौर में हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में यानी कि जहाँ जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है उन सभी क्षेत्रों के बारे में कह रहे हैं कि हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में भी हिंदी राजभाषा के रूप में ना तो सम्मान अर्जित कर सकती है और ना ही लोगों में रुचि पैदा कर सकी है। मतलब कि हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है कि वो नए लोगों में अपनी रुचि उत्पन्न नहीं करा सकी है। जो हिंदी का क्षेत्र है यानी कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है सिर्फ वहीं तक हिंदी सीमित रह गई है, उससे अधिक उससे आगे के क्षेत्र में हिंदी अपना प्रभाव नहीं डाल सकी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तकनीकी के आगमन के पश्चात सोशल मीडिया के द्वारा हिंदी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। मतलब कि तकनीकी जब आ गई है भारत में तो उसके बाद सोशल मीडिया यानी कि फ़ोन कंप्यूटर ये जो नेट है, ये जो सोशल मीडिया है, इस पर हिंदी का वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान, वैश्विक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को एक नई पहचान मिली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र की नीतियों में हिंदी के प्रचार प्रसार की विविध योजनाओं ने राज्यों को भी प्रभावित किया है। ठीक है ना, यानी कि हिंदी को लेकर जो उसके प्रचार प्रसार के लिए जो नई नई योजनाएं बनाई गई हैं, निकाली गई हैं, उससे राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं, कुछ ही हद तक, क्योंकि राज्य यानी कि कामकाज की भाषा और कामकाज की भाषा वही कार्यालय हिंदी। हिंदी का तो हुआ ही नहीं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जा सके ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है ना। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के कारण उन नीतियों का क्रियान्वयन आसानी से हो सका है। ठीक है, मतलब कि केंद्र में और राज्यों में अगर दोनों जगह एक ही सरकार रहेगी, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत तो समझते होंगे, तो वही कह रहे हैं कि अगर केंद्र में भी एक ही पार्टी रहेगी और राज्य में भी उसी पार्टी के नेताएं बनेंगे, तो जाहिर सी बात है केंद्र से प्रभावित होकर सभी राज्य भी अपने राज्यों में उस नीति को चलाएंगे और वहाँ पे भी हिंदी का थोड़ा प्रचार प्रसार ऐसे हो सकता है। अगर देखा जाए तो संभावना निकालने को तो कहीं से भी संभावना निकाली जा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नीतियों में हिंदी प्रचार प्रसार की विभिन्न योजनाओं ने राज्यों को भी प्रभावित किया है। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के कारण उन नीतियों का क्रियान्वयन आसानी से हो गया है, ये हमने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अपने विदेशी दौरे में भी लगातार राष्ट्र के मध्य में हिंदी भाषा को ही रखने का बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही है कि अगर कभी प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री, विदेश मंत्री कभी भी किसी अन्य देश या फिर राज्य के दौरे पर जाता है तो वहाँ पे हिंदी भाषा में अपने मत को प्रस्तुत करता है और वहाँ के लोगों को अपनी हिंदी के प्रति आकर्षित भी करता है। जाहिर सी बात है लोगों के मन में हिंदी भाषा को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स ऐसे आती हैं, तो उनका ही मन करता होगा कि हम भी जो ना हिंदी सीखें। हिंदी आजकल प्रचलन में चल रही है, कहते हैं ना जो ट्रेंड में चलता है लोग उसे ज़्यादा मानते हैं, तो वही। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी कार्यालयों में उच्च अधिकारियों ने अपने मंत्रालय और संस्थानों आदि के अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए। क्या मतलब कि जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं, ठीक है, उनमें उच्च अधिकारियों ने यानी कि जो ऊंचे पद पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्होंने अपने मंत्रालय और संस्थान आदि यानी कि जो भी कार्यालय है उस कार्यालय का जो उच्च पद का अधिकारी है, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का एक उच्च न्यायाधीश होता है, तो वो उच्च न्यायाधीश अगर किसी भी कोर्ट में अगर नॉर्मल अगर वो कोई केस अटेंड करता है तो वहाँ पर यानी कि उसके अधीन बहुत सारे कोर्ट आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो उच्च पद का अधिकारी है वो अपने से छोटे जो संस्थान है या फिर जिनके जो संस्थान उसके अंडर आते हैं वो उन सभी जगहों पर
कार्यालय हिंदी भाषा को किस तरह से यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के लिए अगर दिशा निर्देश देगा, वो जारी करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी हिंदी भाषा का प्रचलन होएगा। यानी कि कहीं न कहीं ये लोगों के ऊपर ही आ जाता है कि अगर लोगों की इच्छा होगी तो राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में परिवर्तित हो सकती है ना? तो संस्थानों आदि के अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए कि वह राजभाषा को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सक्रियता से करते रहें। यानी कि वो कार्यालय हिंदी को प्रयोग करे, लेकिन क्या जैसे संविधानों में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर कार्यालय हिंदी को महत्व दें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी में काम करने की स्वीकृति मिली हुई है, परंतु बीते वर्षों में अनेक राज्य, विशेषकर हिंदी पट्टी के क्षेत्रों के राज्यों के उच्च न्यायालय में हिंदी के वादों को प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिलने लगी है। यहाँ तक कि वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने भी अपने यहाँ प्रतिवादी के आग्रह पर उसे हिंदी में ही अपनी वाद की बहस करने की अनुमति प्रदान की। न्यायालयों के न्यायाधीश में भी धीरे धीरे इन तथ्यों से भली भांति परिचित हो रहे हैं कि भारत की अधिकांश जनता हिंदी भाषा में ही सहज है और ऐसे में सामान्य नागरिक को उचित न्याय मिल सके, इसलिए अनेक न्यायाधीश अब हिंदी में कार्य की स्वीकृति प्रदान करने लगे हैं। ऐसे में न्यायालयों में कार्य पद्धति का ये परिवर्तन कार्यालय हिंदी के विकास का सूचक है ना? इसमें बस यही बताया गया कि जो कोर्ट है यानी कि जो न्यायालय है, वहाँ पर भी हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है केंद्र सरकार के वे कार्यालय जो क, ख, ग के क्षेत्रों में आते हैं, उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी कार्य प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो क, ख हमने पढ़ा था ना कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत क, ख, ग 3 स्तर पे राज्यों को बांटे गए, जहाँ पे हिंदी अंग्रेजी के मध्य समांतर बनाते हुए राज्यों से कार्यालय पत्राचार होता है ना? तो हमने वो सब पढ़ा था। तो यहाँ पे वही क, ख, ग जो क्षेत्र में बटे हुए जो भी राज्य हैं, उन सभी क्षेत्रों के मध्य में अगर उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी कार्य प्रणाली को अपनाया जाए तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा का और अधिक महत्व आ सकता है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में द्विभाषा कार्य प्रणाली को अपना रही है। ओके, यानी कि हिंदी के साथ अंग्रेजी, यानी कि जहाँ पे अंग्रेजी चलती है सिर्फ वहाँ पे हिंदी भाषा को भी प्रचलन में लाया जाए, जहाँ पे सिर्फ हिंदी चलती है वहाँ पे अंग्रेजी भाषा को भी प्रचलन में लाया जा रहा है। तो क्या है, हिंदी और अंग्रेजी क्या है, दोनों आपस में मेल बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यही कहेंगे। वैसे तो हम अंग्रेजी को हटाना चाहेंगे अपने भारतीय संविधान से, क्योंकि वो सहकारी एक सपोर्टिंग लैंग्वेज बन के बैठी हुई है, और हम चाहते हैं कि हिंदी को जो है उसका अधिकार मिल जाए, हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए, इसलिए हम इंग्लिश के तो सपोर्ट में आएंगे नहीं कभी, हिंदी भाषा के स्टूडेंट जो ठहरे। चलो आगे, जनसंचार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। जनसंचार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, किसने प्रगति की है, हिंदी भाषा ने की, ठीक है। जनसंचार के तकनीकी माध्यमों में लगातार लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदी अगर आप जो भी देखो जनसंचार में अगर देखोगे तो धीरे धीरे हिंदी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। न्यूज़ देखो, न्यूज़ भी मोस्टली आजकल हिंदी में ही आते हैं ना। अगर आप गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे अगर आप हिंदी में सर्च करना चाहो तो वहाँ हिंदी में मिलता है। ऐड भी देखते होंगे, उन एड्स में भी हिंदी की इंपॉर्टेंस आ रही है ना। तो ज़्यादातर जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सब हिंदी भाषा में होती है और तभी वो लोग को अट्रैक्ट करती है ना। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी का वर्चस्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही हो गया, यानी कि सोशल मीडिया, उन्हीं सब में हिंदी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो टाइपिंग में भी हिंदी आ गई है ना, कि ये फ़ोन कंप्यूटर से, फ़ोन में भी आ गया ये सिस्टम, तो कि अब हिंदी को भी हम फ़ोन से टाइप करके लिख सकते हैं। थोड़ा सीख लिया करो हिंदी टाइप करना भी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अनुवादकों के रूप में कार्यालय हिंदी के विस्तार के कारण हिंदी भाषी लोगों के लिए विकास क्षेत्र खुल गए हैं, ठीक है। जो अनुवादक जो एक भाषा को दूसरी भाषा के रूप में ट्रांसलेट करते हैं, उन लोगों के लिए है ना। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अनुवादकों के रूप में कार्यालय हिंदी के विस्तार के कारण हिंदी भाषी लोगों के लिए विकास के क्षेत्र खुल गए हैं। भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के सोशल मीडिया पर जनता से सीधे संवाद करने की नीति ने भी कार्यालय हिंदी को एक दिशा प्रदान की है, ठीक है ना। कि आम जनता से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया पे हिंदी भाषा को महत्व दिया गया, और
किसी एक भाषा से उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए अनुवादकों यानी कि ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। और ट्रांसलेटर कौन होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं, हिंदी भाषी लोग होते हैं। तो उनके लिए क्या है, रोजगार के नए रास्ते खुले हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अपनी वेबसाइट को हिंदी व अंग्रेजी दोनों में बनाने के दिशा निर्देश केंद्र द्वारा दिए गए। ठीक है, एक ये भी पॉइंट है हिंदी की स्थिति को लेकर कि हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी की स्थिति सुधर रही है, और सुधरने में ये है कि जो गूगल पे जो लिंक होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो लिंक होते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्राप्त हो रहे हैं आजकल। फिर आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। और जो पूरे भारत नहीं कहेंगे हम, पूरा विश्व कहेंगे हम, पूरे विश्व को जिसने एक छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और सभी लोगों के मध्य इस वेबसाइट, इस गूगल के कारण, इस न्यू टेक्नोलॉजी के कारण ही आज लोग दूर होकर भी पास होते हैं। अगर आप यहाँ भारत में हो तो आप अमेरिका के किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो। ये आज के नए समय का ही दौर है, जिसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। और ये वैश्वीकरण क्या है? सभ्यता, संस्कृति, वस्तु, व्यक्ति, पूंजी, इन सभी का जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, यही वैश्वीकरण कहलाती है। ज़्यादा लंबा लेक्चर दे दिया, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। इसके कारण हिंदी भाषा भारत से निकलकर विश्व के अन्य देशों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। विश्व के 150 से अधिक देशों में हिंदी का पठन व पाठन हो रहा है। ठीक है, यानी कि भारत से अलग 150 ऐसे और अन्य देश है जहाँ पे हिंदी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है और समझी जा रही है। लास्ट पॉइंट है, चलो फिर वीडियो खत्म है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको भारत में भी हिंदी भाषा के ऊपर विज्ञापन देखने को मिलेंगे, और दूसरे देशों में भी जाओगे तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा को विज्ञापन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। और ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन का आपके पास पूरा एक पेपर है, पढ़ा होगा आपने अच्छे से, समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो यहाँ पे आज खत्म होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर।